नाज़रीन, आप इस्लामाबाद स्टूडियो से रेड लाइन देख रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर इस वक्त एक एंक्शस मोमेंट में से गुजर रही है। हर किसी का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता से उठने वाला तूफ़ान एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है, और ये आम जंग नहीं होगी। अगर ये छिड़ती है तो इसके असरात दुनिया भर में मुरतब होंगे। ईरान की तरफ से इसराइल की जानिब दागे गए मिज़ाइलों के बाद इसराइल ने कह दिया है कि हम अपने वक्त पर और अपनी जगह पर आपको जवाब देंगे, लेकिन जवाब देंगे ज़रूर। अगर आप मीडिया की बहस को फॉलो कर रहे हैं तो वो वाज़ेह अंदाज से दो बातें बता रहे हैं कि अटैक आएगा, मैसिव अटैक होगा, लेकिन पॉइंटेड अटैक भी होगा। हमने आपकी ऑयल कैपेसिटी को, ऑयल ग्रिड्स को हमने तबाह करना है, और हमने आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो आपने डेवलप की हुई है उसको डाउनग्रेड करना है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि तमाम मामला जिसका आगाज़ हमास के पिछले साल अक्टूबर में अटैक से हुआ, इसका असल इशू ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिका के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक मिलेंगे जो जनवरी 2024 से कहते चले आ रहे हैं कि ईरान बिल्कुल करीब पहुंच गया है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, 2 हफ्ते के अंदर वो टेस्ट कर सकता है। तो एक ख्याल ये भी है कि ये तमाम मामला फैलाया इस वजह से गया, लेबनान में गए, फ़लस्तीन के अंदर जुल्म किया, ईरान के अंदर असैसिनेट किया, ईरान बतौर मेज़बान मुँह ताकता रह गया, और अब ऐसे हालात पैदा किए कि ईरान को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। ये तमाम मुद्दा फैलाया इस वजह से गया कि ईरान को एक तरह से ट्रैप किया जाए और उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नॉक आउट किया जाए। इसके साथ अमेरिका ने और बरतानिया ने वाज़ेह अंदाज से कह दिया है कि ईरान को हर हाल में कीमत चुकानी होगी। इसराइल का हाथ रोकने की भी वो कोशिश नहीं करें। अप्रैल में जो अटैक हुआ था ईरान की जानिब से, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर इसराइल का हाथ रोका गया था, लेकिन इस मरतबा तो अमेरिका की मुकम्मल शह मौजूद है। हालात किस तरफ जा रहे हैं इसके ऊपर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में तज्ज़िया करेंगे, और हम ये भी देखेंगे ये तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमने वाले हालात हैं जो हमें बुरी तरीके से मुतासर कर सकते हैं हमारे अंदर। बहरहाल आपको एक खौफनाक किस्म की और बेचारगी से भरी हुई सियासत नज़र आती है। खौफनाक इस तरीके से कि वो तब्दील नहीं हो पा रही, बैरूनी हालात से कटी हुई है, बेचारगी से भरी हुई इस वजह से कि इसका कोई हल आपको नज़र नहीं आता। वही कोर्ट्स हैं, वही सियासी जमातें हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, और इर्द गिर्द के हालात हैं जो तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। उस हिस्से में हमारे पास दानियाल चौधरी होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, शुएब शाहीन साहब होंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से, और शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तीनों बड़ी जमातों के नुमाइंदगान हमारे पास मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को हम डॉक्टर कामरान बुखारी से। तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता अमूर के, सीनियर डायरेक्टर हैं यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी पोर्टफोलियो विद द न्यूज़ लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, और ईरान स्पेशलिस्ट हैं। इस खित्ते के मामलात को तवील अरसे से देख रहे हैं, और बिलखुसूस इस तमाम किस्से को जो 1 साल से जारी है। डॉक्टर कामरान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तलत। ये फरमाइएगा कि हम अब इसराइल के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान तैयारी कर रहा है, दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं ईरान की तरफ, इसराइल क्या कार्रवाई करेगा। मैं ज़रा आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा कि अभी तक जो कुछ कहा गया और जो कुछ हम सुन रहे हैं, उसके पेश नज़र जब रद्द-ए-अमल आएगा तो ये अटैक किस किस्म का होगा? जी तलत, देखें, जब भी किसी एक्टर ने कोई कार्रवाई करनी होती है, अस्करी कार्रवाई करनी होती है, तो वो उसके डिटेल पहले से अया नहीं करता। ख़ास तौर पे जो है अगर सरप्राइज अटैक होना है, इसी वजह से अक्सर हमें ईरान ने भी माजी में ये कहा है, अब इसराइल भी ये कह रहा है कि हम अपने वक्त पे अपनी कार्रवाई करेंगे और भरपूर करेंगे। तो ये तो एक वो जेनेरिक किस्म का स्टेटमेंट होता है, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। हाँ, आप जो है लीक जरूर करते हैं कि देखें हम बातचीत कर रहे हैं कि आपकी ये जो तवानाई की तनसीबात हैं ऑयल की, उनके ऊपर जो है हम हमला करेंगे। फिर जो है कोई और खबर आती है कि जी आपका एटमी प्रोग्राम भी जो है वो हमारी रेडार पर है। तो ये सारी बाज़गश्त होती है। असल को जो एक्चुअली जो मिलिट्री प्लान बन रहा होता है उसको किसी की खबर नहीं होती, उसको लीक नहीं किया जाता, जो एक्चुअल मिलिट्री प्लान होता है। तो लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि अमेरिका और जो खित्ते के अरब ममालिक हैं, तुर्की हो गया, वो नहीं चाहते, यूरोपियन ममालिक नहीं चाहते कि किसी किस्म की भी कोई जिसे कहते हैं ना
जियो एनर्जी जो है से रिलेटेड कोई इम्पैक्ट हो, तो आई डोंट थिंक कि ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर जो है कोई अटैक होगा। हाँ, और इसराइल का क्या हदफ है, इसराइल क्या चाहता है इससे? इसराइल चाहता है कि जो सलाहियत ईरान के पास है उसके ऊपर बमबारी करने की, उस पर मिसाइल दागने की, तो उसको डिग्रेड किया जाए। तो मैं समझता हूँ आईआरजीसी की फैसिलिटीज के ऊपर हमले होंगे, ये जो वेपन्स डिपोज के ऊपर हमले होंगे। जिस तरह की कार्रवाई हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ देखी है लेबनान के अंदर, बड़े पैमाने पे होगी ईरान पे। ये फिल वक्त ये मेरा तज्जिया है। कामरान साहब, इसराइल ने पिछले चंद सालों में जो कहा या जो भी अल्फाज अदा किए उनको पूरा किया। अगर हम दूसरे ममालिक के रद्दअमल की निस्बत उनके अल्फाज को जांचें तो जो वो थोड़ा बहुत लीक भी करते हैं उसके मुताबिक ही उनका रद्दअमल आता है। जब हमास ने अटैक किया तो उसके बाद नेतन्याहू ने कहा था कि मैंने मिडल ईस्ट का नक्शा बदल देना है, और आपने देखा कि उस नक्शे को बदलने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की। जब उन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर देना है, तो हमने देखा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या कार्रवाई की। लेबनान के ऊपर जो उनका अटैक था, इनकर्जन थी, वो भी इट वाज इन द वर्क्स इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन, वो भी हुआ। ईरान के अंदर अटैक्स के ऊपर वो भी हुआ। जब उन्होंने कहा कि साइबर वॉरफेयर को हम नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, वो भी हुआ। तो अब जब वो ये कह रहे हैं कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी हमारे रडार पर है, तो ये जेनेरिक स्टेटमेंट होगी या वाकतन उन्होंने रिवील कर दिया है कि हमारा टारगेट क्या है? जी, आपने बात बहुत अहम की है, बहुत अहम नुक्ता उठाया है। लेकिन उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि ईरान देखें, अस्करी हमले जो होते हैं, अस्करी कार्रवाई जो होती है, वो एक तरह से जो है इट्स अ साइंस। तो वो नंबर्स की गेम होती है। तो जहां तक तो ताल्लुक है हमास का, गज्जा का, वेस्ट बैंक का, लबनान का, शाम का, तो वहां पे तो जो है चूंकि करीब है ना, डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, रेंज के अंदर है, हवाई जहाजों को आप उड़ा के ले जा सकते हैं, आपकी पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है। अगर आप हूतियों के ऊपर भी जो हमला होता है, तो 2 दफा हमला हुआ है अभी तक गुज़श्ता कई महीनों में इसराइल की जानिब से। तो वो 1800 मील का डिस्टेंस है जो कि कवर करना होता है इसराइल के जहाजों को, और उनकी मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है, और वो भी बहुत पिन पॉइंट टारगेटेड होते हैं, कोई सस्टेन्ड कैंपेन नहीं होती। तो अगर अगर हम ईरान को बीच में ले आए, तो ईरान भी 1200 मील के फासले पर है। इसराइल की जो एयर कैपेबिलिटीज हैं, वो एक सस्टेन्ड कैंपेन नहीं लॉन्च कर सकती। इस बात का तो इंकशाफ और एडमिशन जो है वो तो इसराइली खुद करते हैं। उनके एक साबिक वजीर आजम है नफ्ताली बेनेट, उन्होंने तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खुल के लिखा भी है गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले एक मजमून में कि ईरान से निपटने के लिए हमें अमेरिका की मदद की जरूरत है। और वो अमेरिका को लॉबी कर रहे थे कि भाई आप हमारी मदद करें, हम अकेले नहीं निपट सकते। वो क्यों है? क्योंकि उनका एयरफोर्स जो है, उनकी पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज एक सस्टेन्ड कैंपेन नहीं लॉन्च कर सकती। ईरान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान हमास नहीं है, हिजबुल्लाह नहीं है। ठीक है, उनकी जो है उस तरह की अस्करी पैरिटी नहीं है इसराइल के साथ, दूर बहुत बड़ा गैप है। लेकिन फिर भी एक जो एफर्ट होगी उसमें रिसोर्सेज की जरूरत है, मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत है, जहाजों की जरूरत है। फिर आपको ये देखना है कि भाई आप जो ठिकानों पे बमबारी करेंगे तो आपके जहाज सही सलामत वापस पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे। ये पहले कभी इस तरह की चीज हमने माजी में क्या देखा है? ज्यादा से ज्यादा वो 81 के अंदर ओसरिक का जो रिएक्टर था इराक के अंदर, उसके ऊपर एक हमला हुआ था, और वो कुछ जहाज थे, कुछ थोड़ी देर का था, और उस जो है में उसको तबाह कर दिया गया था, जो एटमी तनसीबात को टारगेट किया गया था। इसी तरीके से शाम की तनसीबात को 2007 में किया गया था। वो बहुत छोटे महदूद पैमाने के जो है ना ऑपरेशन थे। ये जो अब ईरान का जो मसला है वो एक बहुत और स्केल का मसला है। तो इस वजह से भी अगर आप एक्सियोस की रिपोर्ट पढ़ें, तो उसमें जो है इसराइली ऑफिशियल्स खुद जो है ना एक्सियोस को बता रहे हैं कि उनके नुमाइंदे को कि भाई हम जो है, हमें प्लानिंग की जरूरत है, मुशावरत की जरूरत है। तो इस वजह से जो है अभी हम डिटेल्स आपको नहीं बता सकते। हाँ, उल्टे सीधे लीक हो जाते हैं कि भाई ये भी हम सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। तो आई थिंक कि जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो टैक्टिकल जो इश्यूज हैं उसको समझने की जरूरत है, कंस्ट्रेंट्स को समझने की जरूरत है, रिसोर्सेज किस तरह इस्तेमाल होंगे, कहाँ से आएंगे, उन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। कामरान, इसमें अगर आप अमेरिका के फैक्टर को लेके आएँ तो अप्रैल में जो ईरान ने मिसाइल दागे, पहले अमेरिका को बता दिया, सारा अलर्ट हो गया,
और फिर वो न्यूट्रलाइज हो गए। इस मरतबा जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसराइल को कहेंगे कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, उन्होंने कहा कि उसको अपना डिफेंड करने का हक है। हमने ये भी देखा कि उन्होंने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपना बहरी बेड़ा जो है वो वहाँ पर भेजा है। और मैं एक हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट देख रहा था जो 1 अक्टूबर को आई, जिसके अंदर वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि कैसे डेमोक्रेट्स ने ईरान के साथ इंगेज करके ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक और रास्ता दिया, यानी डायलॉग। तो वो ये प्रपोज ये कर रहे हैं, ज़ाहिर आपने भी उसको देखा होगा कि जितनी सख्ती की जाए ईरान पर इस वक्त उतना बेहतर है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई तो फिर तो रीजन के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे। सो इन अ वे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अमेरिका का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इसराइल को फैसिलिटेट करे कि ईरान के पास जो भी कैपेबिलिटी मौजूद है न्यूक्लियर, उसको वो सेट इट बैक बाय 40 ईयर्स और समथिंग। वुड यू नॉट एग्री कि अमेरिका और इसराइल के जो मफादात हैं ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिग्रेड करने के लिए वो इस वक्त यकसा हैं? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट कन्वर्ज जरूर कर रहे हैं, लेकिन मामला फिर वहीं आके रुक जाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, अमेरिका जो है वो इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसराइल इस खित्ते में रहता है। इसराइल का जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो उसकी वजह से उसका जो थ्रेट परसेप्शन है वो अमेरिका का थ्रेट परसेप्शन नहीं हो सकता, और ना ही अमेरिका का है। तो वो वेरिएंस है जिसको इसराइल की जानिब से कम करने की कोशिश जरूर की जाती है। और बहुत सारे जो यहाँ पे थिंक टैंक्स हैं वाशिंगटन में, जो जरा थोड़े से राइट ऑफ सेंटर हैं या इस ईरान को लेके, इसराइल को लेके जरा हॉकिश हैं, तो उनकी तरफ से अक्सर इस किस्म की बात हो जाती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि आखिर में होगा क्या। जरूर है कि हाँ भाई, अगर किसी तरीके से इस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेटबैक पहुंचाया जाए तो वो जो है जाहिर अमेरिका के मुफाद में। लेकिन उसको किया कैसे जाएगा, वो पैथवे क्या है, वो तरीका कार क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मतलब इसमें गेम आउट करने की जरूरत है जो कि अमेरिका करता है कि भाई इसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस लगाना है कि आया हम इसको सेटबैक कर सकेंगे या जो है छोटे मोटे हमले होंगे और उसकी वजह से जो है फिर एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, देरीना मसला। देखिए, कोई इराक की, अफगानिस्तान की जंग को भूला नहीं है। खित्ते के अंदर जो दीगर जो स्ट्रेटेजिक वैक्यूम्स हैं, लीबिया, सीरिया, यमन के अंदर, उनको कोई भूला नहीं है। जो फ्रिजिलिटी इजिप्ट में पाई जाती है वो किसी से जो है छुपी भी नहीं है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कंस्ट्रेंट्स और इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव जरूर है कि हाँ भाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज करने में सिर्फ इंपेरेटिव्स को नहीं देखा जा सकता, कंस्ट्रेंट्स को भी फैक्टर इन करना है। और मैं समझता हूं कि जो हम तज्जिया निगार हैं हमें भी करने की जरूरत है, क्योंकि एक्टर्स खुद भी करते हैं ये, ताकि हम बेहतर समझ सकें, बेहतर फोरकास्ट कर सकें कि भाई आगे होने क्या वाला है। वरना यह है कि मतलब पॉसिबिलिटी का रेल्म तो बहुत बड़ा है ना कि क्या हो सकता है, हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि हाँ भाई उसकी लाइकलीहुड क्या है। ठीक, बिल्कुल आखिर में क्विकली अगर आप मुझे बता पाएँ, पाकिस्तान में बड़ी इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, वो कोई बहुत गहरी बहस नहीं है, एज़ यू कैन इमेजिन। हमारे और मामलात हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये बड़ी बात हो रही है जी कि ईरान ने इतने मिसाइल दागे, तो इनका इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि ईरान ने बहुत अपनी जो कैपेबिलिटी है उसका बड़ा चर्चा एक वक्त में किए रखा। सो इसराइल का और अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है प्रीएम्पशन का, नॉकिंग आउट दीज मिसाइल्स, वो बहुत मौसर है, या मिसाइल्स जो हैं आपके ख्याल में वो नीम कार आमद है? जी दोनों हैं, दोनों फैक्टर्स इसमें जो है कार फरमा हैं। उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और मल्टी लेयर्ड है। आयरन डोम है, एरो है, डेविड स्लिंग है, पेट्रियट सिस्टम्स हैं। 4 मुख्तलिफ सिस्टम्स पे उनका पूरा वो आर्किटेक्चर बना हुआ है। एंटी मिसाइल जो सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इनकमिंग जो है ना बराजेस, तो वो तो अपनी जगह पे। फिर देखें, ईरान जो है वो उसकी वो सलाहियत तो नहीं है ना कि जो दूसरे मुल्कों की है। ठीक है, उन्होंने बहुत पेशरफ्त की है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल्स, लिक्विड फ्यूल जो है ना मिसाइल्स, क्रूज, बैलिस्टिक, दोनों ड्रोन्स भी जो है ना डेवलप किए हैं। लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि वो दूसरी साइड को पेनिट्रेट कर सकें। गोया कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक गैप बहुत बड़ा है। तो ये हमारे लोग इसको समझते नहीं, जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब उस किस्म की चीज देखते हैं। लेकिन असल में देखें,
जो ईरान को भी बखूबी पता है कि उनके मिसाइल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जाहिर है फिर वो भी महदूद ऑपरेशन करेंगे। देखें कल जो 2 वेव्स आए थे, तकरीबन 100 मिसाइल्स पर वेव था, तो उसमें जो है वो जरा सा ज्यादा मुअस्सर था जो 13 अप्रैल को किया उसके मुकाबले में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान क्या हुआ है? उनकी जो है ना, क्या वो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट म्यूनिशंस हैं? नहीं, वो जो है ना वियर ऑफ कर जाते हैं। बहुत सारे जॉर्डन में गिर गए, बहुत सारों को जो है ना हवा में उड़ा दिया गया, बहुत सारे फ्रैगमेंट हो गए। तो अब जो है, जो डेवलपमेंट है, जो स्टेज पे ईरान के पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, वो उस तरह नहीं है कि वो आप उसका मुआवजा जो है ठीक। इसराइल के साथ या जो है कोई और मुल्कों के प्लेटफॉर्म, इवन चीन या रूस के प्लेटफॉर्म्स के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, ये हमारे खित्ते के हालात बन रहे हैं। कामरान का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुबालगे से भरपूर, ख़तरात से भरपूर तज्ज़ियों से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसराइल के पास कैपेबिलिटी है, अमेरिका उसके साथ मौजूद है, लेकिन बहरहाल रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स भी मौजूद हैं। देखते हैं कि जब रिस्पॉन्स आएगा तो उसकी नौइयत क्या होगी। प्रोग्राम हमारा जारी है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातों के नुमाइंदगान हमारे पास मौजूद हैं और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात का आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। पाकिस्तान के अंदर जब आप सियासत में झांकते हैं तो आपको वही बातें नज़र आती हैं जो पिछले कई सालों से जारी हैं। उनके अंदर आपको तुंदी, तेज़ी, वायलेंस, बदतमीज़ी, एग्रेशन नज़र आता है। लेकिन इर्द गिर्द के हालात हमारी सियासत के ताबे नहीं हैं। उन्होंने हमें किसी दिन आ लेना है, खुदा न खास्ता, और हम यही देख रहे होंगे कि बेंच किसने बनाया, बेंच में कौन बैठा, एहतजाज किसने किया, 47 क्या, 45 क्या। क्या ये तब्दील हो सकता है इन हालात के पेश नज़र? हमारे पास दानियाल चौधरी साहब मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनके बराबर में शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। उनका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, 1 मिनट में आपने हमें बताना है। मैं स्टार्ट विद यू शुएब शाहीन साहब, 1 मिनट, और मैंने टाइमर अब लगा देना, कि वाक़तन जो इर्द गिर्द के हालात हैं उनके पेश नज़र आप कुछ अपना एहतजाज मौखर नहीं कर सकते 7-8 दिन के लिए, आप कुछ स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते डायलॉग के लिए, या आपको लगता है कि खित्ते में जो मर्जी हो हमने वही करना जो हमने करना? 1 मिनट टू यू। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। ये तमाम कंसर्न लोगों को ये सोचना चाहिए। लोगों के हुकूक जो है ना, लोगों का हक के हुक्मरानी अवाम का है, उसको तस्लीम कर लिया जाए। आ जाएँ, जमहूरियत को एक्सेप्ट कर लें, आइन के मुताबिक जो चीज़ें हैं उसको दुरुस्त सिमत में लेके चले जाएं, कानून सबके लिए बराबर कर दें। हमारा तो कोई झगड़ा किसी से नहीं है, हम आज भी बैठने को तैयार हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूँ आएँ, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर आप यहाँ जुल्म, बर्बरियत के माहौल को कायम रखने की कोशिश करें, आइन के ऊपर इस तरीके की तब्दीली करें कि 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील कर 1 मिनट 10 सेकंड हो गए, चलें बस हो गए। दानियाल साहब, सर अगर इतना जो हमारे सीनियर भाई हैं शुएब शाहीन साहब, लेकिन इनका लुबे लुबाब जो था वो उनका था कि नहीं, हम चाहे जो मर्ज़ी सूरत हाल हो जाए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ईरान हो, वो पाकिस्तान हो, वो इस विसिनिटी में कुछ हो, इसराइल के हमले हों, हम यहाँ ही खड़े होंगे। क्योंकि हमारी ज़ात जो है, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान है तो ये मुल्क है, इमरान खान है तो जमहूरियत है। ये रवैया इनका आज से नहीं, ये रवैया आपका तब भी था जब 2013-14 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा था, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट सीपैक लेके आ रहे थे। इनका रवैया ये तब भी था जब IMF पाकिस्तान में आ रहा था और पाकिस्तान के गरीब बेरोज़गार मजदूर के साथ निगोशिएट कर रहा था। और इनका रवैया आज भी है जब यहाँ SCO का समिट हो रहा है, मलेशिया का हेड इधर आया हुआ है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, सिंगल डिजिट की तरफ इन्फ्लेशन जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ें जो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये इनकी सियासी मौत है। और उस मौत से बचने के लिए ये ऐसे प्रोपेगेंडे करेंगे, ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, और पाकिस्तान को इनकी एक पूरी कोशिश है कि जितना पीछे धकेल सकें धकेलें। शर्जील मेमन साहब, ओवर टू यू, 1 मिनट 10 सेकंड्स टू बिगिन विद। ज़रा बताइएगा, क्या वाक़तन इज देयर अ वे आउट? क्या हम इकट्ठे होके हालात का जायज़ा ले सकते हैं? गो अहेड। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया तलत साहब। आई विश के हम सब एक साथ हो जाएं, एक बैठ जाएं और एक होकर हम जो है इन सारे चैलेंजेस का सामना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI की जो है गैर संजीदगी जो है वो हमेशा रही है। वो अपने मकसद में अभी तक कामयाब जा रहे हैं, जिसमें उनका है कि अनारकी और अनारकी, हर तरीके से पोलराइजेशन हो, जिसकी वजह से जुडिशरी को डिवाइड किया जाए, इदारों को डिवाइड किया जाए, मुल्क के लोगों को डिवाइड किया जाए, नौजवानों को डिवाइड किया जाए। आज भी आपने देखा कि जिसके इलेक्शन वर्क के लिए इनके रहनुमा गए थे लंदन,
और उसने आज जिस तरह इसराइल का खुल के जो उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है जैक गोल्डस्मिथ का, अगर आपने ट्विटर अकाउंट देखा हो तो उससे एक और मैसेज भी आ गया कि जी इनके पीछे पश्तपनाही कौन कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके जितने भी अभी तक इनको जो इसकी इनकी अपनी चॉइस है कि एक और साकिब निसार इनको मिल जाए जो इनके तमाम गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ों को लेजिटिमेट कर ले, इनको सादिक और अमीन करार दे दे। और जिस तरीके से इन्होंने 2018 से लेकर और उससे पहले जिस तरीके से इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और जो इन्होंने अपने लिए अनड्यू एक रिलीफ्स दिए वो इनको देता रहे, जब तक कोई इनका येस मैन ना होगा तो ये उनको ब्लैकमेल करेंगे, उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाएंगे, उन जजेस की तौहीन करेंगे, अदालतों की तौहीन करेंगे, अदालतों को धमकियां देंगे। वो इनका सिंगल एजेंडा है जिस पर ये अभी तक मैं समझता हूं कि कामयाब होते हुए आ रहे हैं और ये अनारकी को फैलाने में अभी तक इनको कामयाबी हासिल हो रही है। अभी हम जरा छलांग लगाते हैं इस डिबेट के अंदर। मैंने इस वजह से एक मिनट दे के आपसे आगाज़ किया था। मेरा ख्याल था कि जो बैरूनी हालात हैं उनके पेश नज़र आपका जो बयानिया होगा निस्बतन मुख्तलिफ होगा। मेरा मफरूज़ा ये था कि जो रद्द-ए-अमल आएगा वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन मुझे लगता ये है कि बाहर जो कुछ मर्जी हो जाए हमने वही बात करनी है जो इन हालात से पहले करनी थी, जो आपका हक है। देखिए मैं आपको जो बात करूं, मैंने तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ ये कहा आ जाएं, इन चीज़ों को दुरुस्त सिमत में लेकर चले, हम आपके साथ बैठते हैं। मैंने किसी का नाम लिया, इन मेरे दोनों भाइयों ने पीटीआई को सबोटाज करने के अलावा, लानतान करने के अलावा कुल बात कौन सी की? आपने नाम नहीं लिया। मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों भाइयों ने सिवाय पीटीआई का नाम लेके कोई बात क्या की है? इन लोगों के पास कोई ना बयानिया है, ना इनके पास अखलाकी जवाज़ है, ना कोई आईनी जवाज़ है। देखें, जब मैंने बात की है, मैंने विद रीज़न एंड लॉजिक की बात की है को खुदा के लिए जिस अंदाज से आप चल रहे हो ये अंदाज और तरीका दुरुस्त नहीं है। ये तो इल्ज़ामात है ना। चले, आप इन इल्ज़ामात को आप स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? सरकमस्टांसेस से, एविडेंस से। मुझे बताएं, रात की तारीकी में 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप तब्दील कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब के लीडर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि पहले आर्टिकल को जब हमने पढ़ा जिसमें अमेंडमेंट आ रही है आर्टिकल 8 में, हमने कहा आप इसको अमेंड करने जा रहे हैं जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा जी मजबूरी है, करना पड़ेगा। ये बकौल कामरान मुर्तज़ा साहब के जो इस वक्त JUI के सेनेटर और आज तक वो कन्फर्म है अपनी बात पे कि जो मैंने कहा है वो दुरुस्त बात है। मुझे बता दें, आज भी जो कुछ ये करने लगे थे ये कोई भी किसी हवाले से जस्टिफाइड था कि आप 18 महीने 18th अमेंडमेंट को 10 महीने लगा के आपने तब्दीली की शिकवार, और आज भी आपके पास मुसवदा नहीं है जहां आपने 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने जा रहे हैं। और काजी फाइसा साहब सिर्फ अपनी राह हमवार करने के लिए वो फैसले कर रहे हैं जो तकसीम किसने की है? मुझे बताएं। तकसीम नाम ले लिया ना आपने आखिर में आके? नहीं, मैंने इसलिए नाम ले रहा हूं सुन लेना। अब आपने बात ओपन की है, जो मैंने तो एहतियात से सवाल किया। मेरे भाइयों ने जो बात मेरे पे इल्जाम लगाया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मुझे बता दे या इन्होंने किया ऑर्डिनेंस सुन ले, ऑर्डिनेंस में तरमीम ला के ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के एक सिस्टम को चलते हुए उसके अंदर अपने मनपसंद लोग, वो इनकी तरफ से गया, प्रेसिडेंट साहब ने उसको अप्रूव किया। लेट मी फर्स्ट है दानियाल साहब, आई कम टू यू शर्जील साहब, आपके पास नुक्ते काफी हैं, JUI के हवाले से भी है और ऑर्डिनेंस के हवाले से भी। गो अहेड, शूट दानियाल साहब। सर, पहले तो इनसे आज जो एक इनके अपने इनके दामाद ने जो आज ट्वीट किया कि इजराइल इज़ फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ, फॉर इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, इट्स अप अगेंस्ट कोलिशन ऑफ अथॉरिटेरियन वायलेंस ऑपरेशन रजीम, और हमें कभी किसी सेक में इजराइल को कॉर्नर नहीं होने देंगे और इजराइल जैक गोल्डस्मिथ, उसी जैक गोल्डस्मिथ के बारे में ये यजीदियत की बात कर रहे थे। उसी जैक गोल्डस्मिथ के बारे में इमरान खान साहब क्या लिखते हैं? जैक इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी with commitment to justice. He has the leadership capabilities to make a great to make it great. 2016 में कहा था नहीं? सुने, वो मेयर का एक बात सुने, ये यजीदियत की ये बात कर सकते हैं, किस तरह ये कर सकते हैं और किस यजीदियत की बात कर रहे हैं? जो जिसको घुस के आपने शेलिंग की है, एक सेकंड में, और यजीदियत क्या होती है? नहीं, मस्जिद में घुस के शेलिंग की है, मेरे पास वीडियोस हैं। नहीं, आप फिर मैं अपनी प्लीज आप देखिए किस तरह ये ज़िद्दियत की बात कर सकते हैं। ये इनका नैरेटिव आज भी वही नैरेटिव है जो डे 1 से था। ये बात करते हैं, रिलीजन को लेके आते हैं अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आज जब आप मुझे बात बताएं कि 2017 में कौन सी शेलिंग हो रही थी, 2014 में जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था, आपका करोड़ों का डॉलर्स का पाकिस्तान में आ रहा था, क्या नाम है, कारोबार आ रहा था। जब IMF की टीम पाकिस्तान में आई थी, हाथ उठा के दवाएं करते पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, IMF के
सामने जाके ये प्रोसेशंस कर रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो गया, इसका पैसे ना दो, हम गरीब बेरोजगार के साथ बात ना करो। मुझे बात बताएं कि जब ये प्रोग्राम्स में बैठते हैं तो इनकी हुबल वतनी जाग जाती है, लेकिन जब ये लोगों को हमें परसों गए जो इन्होंने हाल किया पुलिस ऑफिसर्स का, जिस तरह उनको मारा जब ये आ रहे थे KPK से, जिस तरह वहाँ लोगों के सर फाड़े हुए थे, जिस तरह यहाँ वहाँ इन्होंने शेलिंग की, जिस तरह डंडे मारे, आप बात करें आपके मुल्क में आज आए, मेट डेलीगेशन टुडे, वो आज आए थे ग्रुप ऑफ 6 पीपल, वो 6 बजे कंटेनर्स के हालात देख के 6 बजे छोड़ के वापस लाहौर चले गए। तो आपने लगाए, उन्होंने तो नहीं। किसकी वजह से? इनकी वजह से कि जब ये आपने सवाल कर लिया, जब आपका पूरा पाकिस्तान कंटेनर्स आपने सिर्फ रास्ते रोकने के लिए आपने लगा दिए। एक सेकंड सर, मैं देखिए हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गेस्ट्स हु आर विजिटिंग पाकिस्तान, लेकिन क्या कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को इनकी वजह से कितना नुकसान पहुंचा और क्या किया? और आज इनकी सबसे बड़ी मौत ये है कि महंगाई की शरह में कमी हो रही है, मस्जिद के अंदर होने वाली शेलिंग आप जरा देख, और मस्जिद के अंदर आज होने वाली शेलिंग है ये आज। सर गलत है, अगर मस्जिद में किसी शेलिंग होती है, ये इन लोगों के किरदार है, ये मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये सर ये ईरान में हो रहा है, सर ये हो रहा है, अच्छा ये जैक गोल्डस्मिथ, ये आपकी पंजाब पुलिस कर रही है। नहीं सर ये पंजाब पुलिस कर रही है, मैं आपको चेक करके बताता हूं। ये फलस्तीन है। जरा शर्जील साहब के पास है, शर्जील साहब गो अहेड जी, बताइए शर्जील साहब, रिस्पॉन्ड प्लीज। जी, ये पहली बात तो जी उन्होंने ये कही कामरान मुर्तज़ा साहब की। कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक ही दिन जो है 15 मिनट में 2 मुख्तलिफ टीवी चैनल पर अपना बयान बदल भी दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने समझा ये बात थी, लेकिन शायद ऐसी बात नहीं हुई थी। लेकिन तो चेयरमैन साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। हमने 2024 के इलेक्शन में, तो हमें नहीं पता था कि ये माहौल होगा ना। 2024 के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख ले, मैनिफेस्टो में क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की है नहीं की, या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बात की है या नहीं की है। तो हम तो अपने बयानिया को हमने कभी नहीं तब्दील नहीं किया, हम तो मीसा के जमहूरियत से लेकर अपने बयानिया पे कायम है। ये इनकी पार्टी के लीडर हैं जो आज अपने आप को इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही इनके लीडर थे जो कि परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसको सपोर्ट करते थे। ये इनके ही पार्टी के लीडर थे जो आज जो हॉर्स ट्रेडिंग की इस तरह की चीजें बात कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में किस तरह जहाज में भर भर के इनके मेंबरान जो है वो खरीदे गए प्राइवेट जहाज में, और आके उनकी वफादारियां तब्दील की गई, उनके गले में पट्टे डाले गए। क्या ये चीजें किसी से छुपी हुई है? और फिर इनके अपने लीडर कहते गए टीवी इंटरव्यू पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अक्सरियत कभी असेंबली में थी नहीं। मुझे बिल पास करवाना होता था तो मैं किसी इदारे को बोलता था, मुझे अगर जो है वो कोई और फेवर चाहिए तो किसी इदारे को बोलता था, मुझे अगर बजट पास कराना होता था तो मैं किसी इदारे के पास जाता था। ये मैंने नहीं कहा, इनके अपने लीडर ने कहा। तो अगर जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कहता है और एक बहुत बड़ा एक लीडर समझता है, तो क्या उसको ये पता नहीं कि जी अगर आपके या एक किसी लीडर के लिए डूब मरने का मुकाम अगर कहे कि मुझे असेंबली के बिल पास करने के लिए अक्सरियत नहीं थी, तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? और इनको किस तरह की जुडिशरी चाहिए? इनको जुडिशरी चाहिए जी साकिब निसार टाइप की, जो इनके बनी गाला के फार्म हाउस को लेजिटिमेट कर दे। इनको साकिब निसार जैसा लीडर चाहिए जो इनको सादिक और अमीन जैसा टाइटल दे दे। इनको साकिब निसार जैसा लीडर चाहिए जो इनके कहने पे अपने मुखालफिन को गिरफ्तार करवाए, उनके मुखालफिन के खिलाफ जो मुकदमे शुरू करे और उनकी धज्जियां उड़ाए। शर्जील साहब, अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊं, सवाल में छोड़ जाता हूं एक कमेंट के साथ, फिर ब्रेक लेके वापस आते हैं कि ये जो बयानिया है ये बहुत फेमिलियर बयानिया है। मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि मेरा स्पिरिट तो आर्गुमेंट का ये था कि मारूजी हालात जो हमारे गिर्द बने हुए हैं उसके पेश नज़र इस बयानी में कोई लचक है, कोई हम तब्दीली तबाह जो है उसका बंदोबस्त कर सकते हैं, कोई हम मिल बैठने की सोच। लेकिन अभी तक जो मुझे बहस हुई से पता चलता है कि हालात जो भी हों, हमने अपने अतवार नहीं बदलने। तो फिर अगर अतवार नहीं बदलने तो पाकिस्तान में क्या हो सकता है? ब्रेक के बाद हमारे गिर्द दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, ख़तरनाक अंदाज से बदल रही है। हमारे बॉर्डर के ऊपर मुमकिना तौर पर इस ज़माने की ख़तरनाक तरीन जंग हो सकती है जिसके अंदर न्यूक्लियर डायमेंशन भी इन्वॉल्व है। इसराइल और अमेरिका मिल के ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को छोड़ना नहीं है, उसको डाउनग्रेड करना है। हमारे अंदर तब्दीली बहरहाल नहीं आ रही। वापस आता हूँ शोएब साहब, अगर हमने चले अब सियासी मुद्दा खोल ही लिया है, ये जो आपकी जमात हाई मॉरल ग्राउंड लेती है, इसके ऊपर लोगों को अक्सर एतराज़ होता है। वो क्या काम है जो माजी में आपकी जमात ने नहीं किया? आप कह सकते हैं कि दूसरी जमातों ने भी किया है, लेकिन वो जमातें हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेती। क्या आपने एक्सटेंशंस नहीं दी? क्या आपने फेवर्स नहीं ली? क्या आपने रेफरेंसेस दायर नहीं किए? क्या आपने सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ नहीं की? जेलों में लोगों को नहीं डाला? मुकदमात नहीं बना? लंबी तफसीर है। तो अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड ना लें तो शायद हम पावर पॉलिटिक्स के ज़ुमरे में आपके साथ इंगेज कर पाएँ। ये बात करते हैं। गो अहेड। देखें तलत साहब, हमारी पार्टी भी इंसानों की पार्टी थी, हमारे यहाँ भी गलतियाँ हुई हैं,
मैं कब कहता हूँ? इमरान खान साहब ने कई दफ़ा पब्लिकली आकर कहा कि हमसे गलतियाँ हुई। कब का? कई दफ़ा कहा। क्या माना है? कई हवालों से उन्होंने एक्सेप्ट की, अपनी गलती है तो पब्लिकली एक्सेप्ट की। हम इंसान थे ना। जब जिस वक्त मैंने कहा ना, ये तो 50 साल से इक़्तिदार में है, ये COD का मकसद क्या था? COD के अंदर बाकी जो चीज़ें हैं ये इनको याद नहीं रहती। COD के अंदर होने वाली जो बाकी चीज़ें हैं, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने कल बिलावल भुट्टो के सामने जो बातें की हैं उसको इनको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, याद नहीं रहती। अच्छा, COD में आपने आईनी अदालत रखी थी, मुझे बता दें जब 18th अमेंडमेंट का मैटर आया 10 महीने बैठे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको सपोर्ट किया, उस वक्त क्यों नहीं आपने आईनी अदालत बनाई? अब ये तो एक अजीबोगरीब आर्गुमेंट है कि मैं आगे आता हूं। यानी उस वक्त अगर नहीं किया तो अब भी ना करें इसलिए कि ये तो हमलावर हो रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 76 साल लगा के। तो अगर उस वक्त करते तो हमला ना होता। उस वक्त भी मैं समझता हूं कि वजह थी 2006 में ये रीजन देने की वजह थी। 2010 तो वजह नहीं है वजह क्या है मैं बताता हूं। 2006 से पहले या इवन बाद में भी 2009 तक 7 तक 8 9 तक ये था कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी मर्जी के जजेस को भर दिया था। फिर हुआ ये कि जब आप 2010 में बैठे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आपने मुशर्रफ की और ज़ियाउल हक की सारी बाकियात इनसे निकाल दी, आप स्टोर कर दिया इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, आपने चीज़ों को दुरुस्त सिमत में ले आए तो चीज़ें ठीक हो गई। मुझे एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस आप जुडिशरी में देखें, जो प्रपोज मुसवदा है उसके अंदर यह है कि शहबाज शरीफ नाम भेजेगा और जरदारी साहब उसको अप्रूव करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ऐसी अदालत बनेगी अपनी मर्जी की तो ना बनने देना, आप अपना वोट डालें, आप उसको पे एतराज करें अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुसवदे को, जो मुसवदा एग्जिस्ट नहीं करता या 4 उसके वर्जन है कर लेना। तो क्यों नहीं करते हैं आप? देखें बात सुने, ऐसी कोई अदालत जो एग्जेक्टिव उसको इंटरफेरेंस होगी। हमें तो आपके सामने जो कमेटी बनी थी आपको पता है, मेरे साथ बैठी थी एक प्रोग्राम में मैडम शाहिदा जो UUI की थी, उन्होंने कहा जी कमेटी में बैठे, हमने कहा मुसवदा लाओ, उन्होंने कहा जी आपके वकील को दे दिया, उन्होंने कहा जी PTI वालों ने कहा हमें दे, उन्होंने कहा जी हमने PTI वालों को दिखाना भी नहीं है। कैन यू इमेजिन? आज भी मुसवदा सर्टिफाइड या जिसको कोई एक्सेप्ट कर ले करता है, ये इसका आपने अगर इस मुसवदे का मसला हल करें, मिस्ट्री हल करें। अच्छा, पूरी कौम के बुनियादी इंसानी हुकूक को आप मुअत्तल करने जा रहे हैं और किसी के पास उसका मुसवदा डील कर लेंगे। देखिए शोएब शाहीन साहब एक सीनियर वकील हैं और उनको प्रोसीजर और पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं पहले। देखिए इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपका गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद आपकी एक कमेटी बनती है जिसके सामने पेश किया जाता है। उस कमेटी में इनके भी लोग हैं, हमारे भी लोग हैं और पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। उस कमेटी के सामने आएगा, चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, कुछ चीज़ें डाली जाएंगी, कुछ निकाली जाएंगी और उसके बाद कैबिनेट के पास आएगा। कैबिनेट के अप्रूव होने के बाद आपका फ्लोर पे आएगा, तब वो ओपन डॉक्यूमेंट होगा और उस पर आप भी बहस करें, मैं भी बहस करता हूं, ये भी पार्लियामेंट में बैठ के बहस करें। इट डज नॉट मैटर, कोई चीज़ आती है वो नहीं होती। वो कह रहे हैं हमसे आपने शेयर करने उसका जब प्लेटफॉर्म पे आए तो आपसे शेयर किया, अभी दोबारा जब कमेटी में आएगा तो कमेटी से शेयर किया जाएगा, उससे बगैर तो नहीं जा सकता। लेकिन टाइमिंग के बारे में तो उनका टाइमिंग पे बड़ा एतराज है कि आपने टाइम किया है। हम उसको ये नहीं है कि ठग पास करवाने के लिए भागेंगे, डिबेट होगी, कम से कम उसमें 12-14 घंटे डिबेट होगी कम से कम। ये तो मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, आपकी डिबेट होगी, तमाम पार्टीज अपना वर्जन देंगी, कुछ चीजें डलेंगी, कुछ निकाली जाएंगी और फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। तो ये तो तमाम चीजें और यही प्रोसेस और चीजें फॉलो होती हैं। खाली मसला ये है कि जब इनकी मर्जी की चीज ना हो तो फिर यही बातें करते हैं, फिर ये कहते हैं कि भाई ये पहली दफा इस मुल्क की हिस्ट्री में हो गया, ये पहली दफा हो गया, ये पहली दफा हो गया, ये ऐसा चीज हो रही है। हर चीज का ये सिस्टमैटिक तरीका है। मैं बताऊं कि इनकी जो कहानियां और शो डालने की आदत है वो आज नहीं है। ये जब आए इनका सबसे बड़ा क्या अलम उठा के लेके आते करप्शन के खिलाफ। करप्शन 11 साल हो गए KP में इन्होंने करप्शन का नैब का जो इदारा है वो खत्म कर दिया। इन्होंने एहतसाब कमीशन लगाया, एहतसाब कमीशन का हेड नहीं लगा सके। पाकिस्तान में इनके करप्शन प्राइस इंडेक्स में पाकिस्तान बेहतर बढ़ गया, 4 पॉइंट्स ऊपर चला गया। दुनिया में कहीं गई तो उन्होंने कहा पाकिस्तान करप्ट है, करप्ट लोगों का मुल्क है, इसमें 250 मिलियन लोग हैं जिसके पीछे करप्ट लोग हैं। लोगों को नहीं बताया कि ये इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स। ऐसे मुल्क भी हैं जहां करप्शन है, उन्होंने तरक्की की। हसन इकबाल की स्टेटमेंट आप उठा रहे हैं, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट इन्होंने नहीं माना, इन्होंने नहीं बताया कि इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वही जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। इनकी एक स्टेटमेंट से आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस वरान बस बन गई। इनकी एक स्टेटमेंट मुझे पूछिए, मैं फिर से पूछता हूं तो फिर आप एक सेकंड तो फिर वो जो बैठे हुए फिर आप अपने टाइम पे जितना मर्जी बोले, मैं आपको काट ही नहीं सकता।
आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन आप जब इनसे जब इजराइल टाइम्स का आर्टिकल आया जो कहते हैं इमरान खान बेस्ट एलाई है, साथ आप जैक की आप कैंपेन करते हैं, उसकी स्टेटमेंट, आपको क्या नजर नहीं आता कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है? आपने इंस्टीट्यूशंस को वीक करना है, मुल्क को वीक करना है, इसके लोगों को वीक करना है, पाकिस्तान को वीक करने का आपने फ्रेमवर्क बना दिया आपके ख्याल के मुताबिक, फौज को टारगेट करो, यही वो कहते हैं कि आप एक एजेंडे पर और उस एजेंडे पे काम करें आज भी, और आपने काउंटर एजेंडा दे दिया। जरा शर्जील साहब के पास, शर्जील साहब जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। ये टाइमिंग बड़ा अहम है कि किस वक्त पर आप तरमीम कर रहे हैं, सीओडी के बाकी मामला जो हैं इसके ऊपर आप काम क्यों नहीं करते? गो अहेड जी शर्जील साहब। जी देखिए जी, सीओडी की मैं क्लियर बात कर दूं, मैं किसी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठा लें, वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जैसे 2024 के मैनिफेस्टो में सीओडी 2006 की बात हो रही थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मैनिफेस्टो में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, आप पढ़ लें, शोएब शाहीन साहब और बाकी दोस्त भी पढ़ लें। तो हमने तो कोई नई चीज़, हमारे तो ऐलान, और हमें पता भी नहीं था कि इस तरह के हालात होने थे ना, हम कोई नजूमी तो नहीं थे, लेकिन अगर हम ये पहले ये बात कह चुके हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हिमायत में हैं और ये अपने अपने मैनिफेस्टो में चल रहे हैं, हमें कोई इलाम नहीं हुआ। नंबर सेकंड बात, आइन की बात करें, शोएब शाहीन साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, मुझे बताएं कि आइन तोड़ने वाली की सज़ा क्या है, और मैं शोएब शाहीन साहब से बोलूँगा कि ये हल्फिया बता दें, जिस तरह इमरान खान साहब ने असेंबली को डिसॉल्व किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, क्या वो आइन के मुतरादिफ था या नहीं था? क्या वो जो उन्होंने जिस तरीके से असेंबली डिसॉल्व की थी, क्या वो लेजिटिमेट थी? क्या वो गैर आइनी नहीं था? और गैर आइनी इकदाम उठाने के बाद जो एक प्राइम मिनिस्टर था, तो क्या उनको उसकी इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तीसरी बात जो अभी जैक गोल्डस्मिथ की हुई, मुझे ये बताएं, ये इसराइल टाइम्स में जो आर्टिकल आया या उसके बाद जेरूसलम पोस्ट में जो आर्टिकल आया, पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि ये हुकूमत ने करवाया था। आज जो जैक गोल्डस्मिथ का ट्वीट आया है, तो क्या वो भी हुकूमत ने करवाया बैठकर? वो तो इनके घर का आदमी है। ये सारे ताने बाने कहां से मिलते हैं? और गैर ममनुआ फंडिंग जो इलेक्शन कमीशन का था, उसमें ये लिखा गया, इलेक्शन कमीशन ने वो अकाउंट नंबर दिए कि जी इसराइली लोगों ने इमरान खान को, पीटीआई को इलेक्शन में फंडिंग की है। तो इलेक्शन में फंडिंग क्यों की है? उसके अलावा फिर एक बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के अरेस्ट होने के बाद एक इसराइली ऑफिशियल ने उस भरी कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इमरान खान के अरेस्ट पे। मुझे बताएं कि वो इसराइल जो कि मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, वो इमरान खान के अरेस्ट पे ये क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? लेकिन शर्जील साहब कहता कलाम में ये सवाल तो इसराइलियों से पूछना चाहिए ना, इमरान खान से तो नहीं पूछना चाहिए। उनसे क्यों आप पूछ रहे हैं? उनके नुमाइंदे से क्यों पूछ रहे हैं? इसका जवाब तो वो मेरी बात नहीं, पैसे जो इसराइल फंडिंग कर रहा था, गैर ममनुआ फंडिंग केस में, वो पैसे किसके अकाउंट में आ रहे थे? वो किसी और पार्टी के अकाउंट में आ रहे थे या इमरान खान साहब के अकाउंट में आ रहे थे? अगर इमरान खान साहब के अकाउंट में आ रहे तो मैंने सवाल पीटीआई से पूछना है कि जी आपके अकाउंट में इसराइल क्यों फंडिंग कर रहा था? अगर पीटीआई के सरबराह यहां से इलेक्शन में, लंदन के मेयर के इलेक्शन में सादिक खान की जगह जैक गोल्डस्मिथ की हिमायत करने जा रहे हैं, तो मैंने पीटीआई और उनके लीडर से पूछना है कि जी आप एक मुसलमान को छोड़कर एक इस्राएली बंदे के इलेक्शन कैंपेन में क्यों गए, और आपने उसके लिए क्या, और आपने खुद फंडिंग रेजिंग भी की, आपने खुद भी फंड्स दिए, आपका क्या मकसद? और आज वही शख्स जिसकी आप इलेक्शन में हिमायत के लिए गए थे, जिसके आप इलेक्शन में कसीदे पढ़ रहे थे, आज वही वो कह रहा है कि पूरे इस दुनिया के खित्ते में वाहिद अगर कोई उम्मीद की करें तो वो इसराइल है, और इसराइल जो भी कर रहा है वो अपने जो है वो अपने सस्टेन तो इससे नतीजा खतरनाक, आपकी जो आपका बयानिया है और जो दानियाल साहब का बयानिया है, इससे नतीजा पे निकलता है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन शोएब साहब से पूछूंगा क्यों गोल्डस्मिथ्स वाले मामले के ऊपर, मतलब आपकी किसी और, मुझे एक बात बता दें, मैं जवाब देता हूँ। पहली बात ये बताएं, ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वाहिद मुसलमान है ना जो कैंडिडेट है ऑक्सफोर्ड के चांसलर का, तो ये सारे पीएमएलएन वाले, पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, वहाँ जा करके इश्तिहार भी छाप रहे हैं कि जनाब इनको वोट ना दिया जाए इमरान खान को। ये एक मुसलमान को छोड़ के, पाकिस्तानी को छोड़ के, उन लोगों के उनका मानना है कि इसराइल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि जी आप मुझे ये बता दें इनकी इस बात की क्या हैसियत है कि आज 85% आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये कठपुतली अगर मुझे बता दें, इन कठपुतलियों की 50% एक्सप्लेन करें ना मुझे। 50% इसलिए कि 180 से ज्यादा सीटें हमने जीती। वो किस तरह कैलकुलेट किया? वो इसलिए कैलकुलेट किया, हमारे पास फॉर्म 45 में कराएं ऑडिट, तो वो चलने दें ट्रिब्यूनल्स को, आपके सामने सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। बनाते हैं आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। आपको कहा हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं? आप कहते हैं किसने ऑब्जेक्शन? मुझे बताएं ऑर्डिनेंस कौन लाया है? आप हैंड पे रिटायर्ड जज लगाएंगे, हैंड पे रिटायर्ड जज लगाएंगे, पूछें दूसरा फिर एक्ट लेकर आ गए,
क्यों आपको रिटायर्ड चलिए मान लिया आपकी जमात पॉपुलर, लेकिन 85 जरा ज्यादा मीठा ज्यादा हो गया शोएब साहब। चले 80 कर ले, चलो ठीक 80 कर ले, अब ये तो चले 79% कर ले। देखें आपकी जमात को ये आपके खिलाफ जो वोट पड़ा है ना, वो आपके हक में पड़ने वाले वोट से कहीं ज्यादा। मैं आपको सिर्फ नंबर्स बता, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ 34 कैंडिडेट खड़े थे। अब एक एक बंदे को 400, 500, 800 वो वोट गिन के कहेंगे नहीं जी वो उसके खाते में। आपको नहीं पड़ा ना, मुझे नहीं पड़ा, तो फिर आपको खिलाफ ही पड़ा ना। नहीं ये बात नहीं होती। हमारे कुछ 10-10 बंदे चले अच्छा पॉपुलर जमात आपको पता है मेरे बट कैंडिडेट। हाउ डज इट एक्सप्लेन? देखिए दुनिया इस्लाम, अगर सवाल दुनिया इस्लाम में बहुत कम ऐसे लीडर हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता, होता मैं गलत हूं जब मैं बयान कर रहा हूं, नाम लेके इसराइल के अखबारात जो है ना वो कहें कि हमारा एलाई है। देयर इज ओनली वन, मुझे बताएं पाकिस्तान का अखबार कोई स्टेटमेंट छापता है या कोई भी एक बयानिया या दारिया छापता है, वो ऑथेंटिसिटी होगी? नहीं, हम उसके खिलाफ ऑथेंटिसिटी होगी, उसके खिलाफ जाकर रिपोर्ट करते भाई हम क्यों जाकर करें? बात ये है जमाइमा के बच्चे भी तो हैं, अच्छा रहते भी उधर हैं, कैंपेन के लिए पैसे भी जमाइमा के बच्चे तो उधर ही जाएंगे रहते भी हैं। सगा भाई एक पार्टी में है, दूसरा सगा भाई दूसरी पार्टी में है, आप किसी का इल्जाम दूसरे के ऊपर लगाएंगे? एक मिनट, हर शख्स ने, अल्लाह ताला ने एक शजील साहब हैज अ पॉइंट टू मेक। शजील साहब मैं सिर्फ एक बात कर दूं, देखिए मैं अपनी बात खत्म कर, सिर्फ एक सवाल है जी। गो अहेड शजील साहब, गो अहेड। अच्छा थैंक यू शोएब साहब, काबिल एहतराम है हमारे लिए। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताना चले, आपने कहा अखबार में खबर आएगी हो सकता है गलत साबित हो जाए, लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग केस में अकाउंट नंबर नाम दिए मरूम अरशद शरीफ को, इसराइली का नहीं अच्छा है, जर्नलिस्ट मैं इस केस में खुद वकील रहा हूं, सुन तो आप जरा निकाले ना, जरा रिकॉर्ड निकालें, वो साइटेशन सुन ले, जरा साइटेशन सुन ले, जरा मैं सुन ले जी। मैं आपको एक बात कर लूं, मरूम अरशद शरीफ जिसकी शहादत के बाद सबसे ज्यादा पीटीआई ने कैश करने की कोशिश की, उसने बाकायदा प्रोग्राम किया है कि ये इस्राएली कंपनियों ने फंडिंग की है इमरान खान को और पीटीआई को पाकिस्तान के लिए। था बाद के फैसलों में उसकी गलतफहमी थी शजील मेमन साहब, आप उसका बाद का इंटरव्यू आपने नहीं देखा, उसका बाद का अरशद शरीफ का इंटरव्यू शायद आपने नहीं देखा। देखें बात ये नहीं है, कोई शख्स आज तलत साहब बैठे हुए हैं, कोई एक आज इंटरव्यू करते हैं, इनकी एक ओपिनियन है, कल वो तब्दील कर लेते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं ऑथेंटिसिटी होगी। आज भी वो केस मौजूद है, आप जाकर जरा देख लें हुआ क्या उसमें। हुआ ये है अच्छा, सुन लेना, जैक गोल्डस्मिथ ने आज जो ट्वीट किया है, नहीं जैक गोल्डस्मिथ ने आज जो ट्वीट किया है वो भी गलत ट्वीट हम उसको रिजेक्ट करते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भाई हम उसको रिजेक्ट करते। अच्छा मैं इसमें एक बात बता दूं, ट्वीट रिजेक्टेड मतलब है हमारे भी आप पे एक मशहूर जुमला है, ट्वीट रिजेक्टेड बाय हम उसको हमारे जैक गोल्डस्मिथ के ट्वीट को पीटीआई रिजेक्ट करती है। नहीं शकील मेमन साहब हमारे बिहाफ पे किया है क्या? सुन ले पीटीआई के बिहाफ पे किया है या इमरान खान के बिहाफ पे? आपके बिहाफ पे, मुझे आप बता देना हमारे बिहाफ पे किया? आपके बिहाफ पे नहीं, खत्म हो गई बात, उसका हमसे क्या लिंक? दूसरी बात मुझे बता दें इस मौजूद पे, सुन ले ना, सुन ले जरा, सुनने की आदत डाले ना, एक मिनट, क्योंकि वही शख्स आपको ऑक्सफोर्ड में जितवाने की कोशिश कर रहा है, वही आप जरा सुन ले ना, सुन ले की कोशिश कर रहा है, सुन ले। अगर हमारा कोई और एजेंडा होता ना तो आज इमरान खान लीडर ना होता, वहां बैठ के डील करके ना बाकी लीडरों की तरह डीलर बन के तो वो बाहर लंदन में बैठा होता या दुबई में बैठा होता। दूसरी बात सुन ले ना, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। मैं कराची में आप स्टूडियो में मैं कराची में आप स्टूडियो में एक मेरी एक मिनट बात सुन ले, इमरान जो नहीं आप कानूनी माहिर है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूं, सिर्फ एक सवाल मेरा ये, जो असेंबली इमरान खान ने तोड़ी थी क्या वो आईनी थी या गैर आईनी? मैं उसे जवाब देने दें। तलत साहब पीटीआई की हुकूमत में, शोएब शाहीन साहब पीटीआई की हुकूमत में जुल्फी बुखारी इसराइल क्यों गया था, किसने भेजा था, वो मुझे बता दें, और मैं आपको इसराइली 10 जरीदे दिखा दूं जो इस चीज को, ना सिर्फ इसराइली जरीदे, इंटरनेशनल अदर दूसरे जरीदे भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी को इसराइल भेजा था, हमारे पासपोर्ट हम हम उसको डिनाई करते हैं भाई, नहीं किया, बात खत्म हो गई, नहीं किया, अब बात खत्म हो गई। बात ये है कि मैं आपको पाकिस्तान पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, एविडेंस दे रहा हूं, जो हमारे मुखालिफ थे या हमारे नाकिद थे एटलीस्ट उस वक्त जिस वक्त हमारे पास। मेरा सवाल अभी भी माना गया, आपका डिसोल्यूशन पे आ जाऊं अगर आप अभी भी रह गया, जब वो बता रहे हैं दानियाल ये अटेंडेंट हो जाए। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि वो जो असेंबली डिसॉल्व हुई थी उससे पहले जो कासिम सूरी की रूलिंग थी वो गलत थी, लिहाजा डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली दुरुस्त थी, लेकिन चूंकि हम कासिम सूरी की रूलिंग को सेटिसाइड कर रहे हैं
तो जो एक इलीगल फाउंडेशन के ऊपर कोई इमारत कायम हो, तो लिहाजा हम सारा का सारा प्रोसेस खत्म कर रहे हैं। कासिम सूरी का रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली एक सवाल, एक सवाल, वही उन्होंने कहा ना कि कासिम सूरी का शोएब शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब, एक कासिम सूरी की रूलिंग से पहले वो जजमेंट, वो रूलिंग किसने दिलवाई थी? के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? रूलिंग किसने दिलवाई थी? आप इसके ऊपर अच्छा, अब मुझे लेट मी गो टू दानियाल, अनफेयर होगा दानियाल साहब डिडंट गेट द टाइम टू स्पीक। अच्छा शेख साहब, दानियाल साहब आप सही, कासिम सूरी से वो रूलिंग किसने दिलवाई थी? वो उसके ऊपर आते हैं शरील साहब, उसके ऊपर आपको रीजन दो। लेट मी आस्क दानियाल साहब, बुनियादी बात ये है कि अगर शरील साहब का और आपकी जमात का मानना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये ग्लोबल कनेक्शंस हैं, इनके साथ इनके ढांडे जाके मिलते हैं, इस तरीके से फंडिंग हुई है, तो फिर जाहिर है जिस तरह मैंने कहा था ख़तरनाक आर्गूमेंट है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है कि आपको फिर इनको बैन करना पड़े, ठीक है ना, एंड वो ऑलरेडी मजीद खल्फिशार की बुनियाद बनेगी ना, तो ये नहीं हो सकता आप इल्ज़ाम लगाएं फिर वहीं पर रुक जाएं, आपको नेक्स्ट स्टेप भी लेना पड़ेगा। देखिए, तो उस का जाते क्यों? आपकी हर एक कहानी की एक शुरुआत होती है और उसको दैट इट शुड मेक सेंस टू अ कॉमन पर्सन, कि शेर निकला, जंगल से आया, गांव तक पहुंचा, जानवर को देखा और फिर पकड़ा। ये तो जब इनकी कंटिन्यूटी है, जब इन्होंने हुकूमत ली थी, आपका सीपैक को सबटाज करने की किसने कोशिश की? इन्होंने। पाकिस्तान की जब 6.1 थी इकॉनमी, जब आपका मुल्क टेक ऑफ पे था, जब ब्लूमसबर्ग और इकोनॉमिस्ट कहते थे कि पाकिस्तान इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ द रीजन, जब आपका मोस्ट स्टेबल इकॉनमी ऑफ द रीजन आपको कहा जा रहा था, पॉलिसी क्या थी कि पाकिस्तान को इंटरनली वीक करो और उनको डीरेल करो। वो कंटिन्यूटी आज भी है। आज मुझे बात बताएं कर रही थी सर, कौन कर रही थी? ये बंदे ये लेके आ रहे थे, चाचे मामे बैठे हुए थे जो उनसे करवा रहे थे, ठीक है, लेकिन कर तो ये रहे थे। 9 मई किसने किया? किसी ने करवाया इनसे? शोधाओं पर जहाज किसी ने चलवाया? आप माइनस पे ले आए। आपने जाके इस मुल्क को देखें, उन्होंने मेरे से सवाल किया, मेरे से पूछ लिया। 2 मिनट बहुत बड़ा होता है, आधा मिनट दे दें। आपने माशाल्लाह ख्याली मेरा सवाल सुन लिया, मैंने सवाल को नहीं किया था आपसे। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। देखिए, इन्होंने शोधाओं के जहाज जब जलाए, वो किसने करवाया था? इन्होंने जो चीजें की, आप इनका कंटिन्यूटी ऑफ इनकी वो देखें। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट? मुझे इसमें क्लोज करें, व्हाट इज योर नेक्स्ट? हम इनसे क्या कहते हैं आज भी कि आप पार्लियामान से आपको रिलीफ मिलेगा। आए बैठे, हम उस हाउस के अंदर जिस आइन को आप कहते हैं कचरा है, जिस आइन को आप फाड़ते हैं, जिस आइन की आप सैंक्टिटी को मानते हैं, पार्लियामान वापस है, वहां पे बैठ के बात बिल्स को आप नहीं मानते। देखिए, इनको रिलीफ मिलेगा तो पार्लियामान से मिलेगा, अगले प्रोग्राम में कर लीजिएगा। अगले आखिरी बात, जब इन्होंने कहा आप ऑल पाकिस्तान पार्टीज में आ जाएं, हमने ओके किया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 15 जुलाई को ये जाकर कहते हैं पार्टी पे पाबंदी लगाएंगे और हम इनको आर्टिकल 6 लगाएंगे। बुनियादी बात आपने ये देख ली होगी नाज़रीन, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, कि पाकिस्तान के अंदर हालात सियासी ऐसे बन गए हैं कि इंतहाई सख्त जान किस्म का मुकाबला हो रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हालात इर्द गिर्द कितने तब्दील हो रहे हैं। होपफुली तीनों जमातें ये रियलाइज़ करेंगी और मामलात को कंट्रोल में लेके आएंगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।